अगर कोई एक ऐसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में सोचे जिसके पास करोड़ों यूजर्स हैं और जो हर दिन लाखों सर्चेस हैंडल करती है। हाँ, मतलब प्लेटफॉर्म पर ट्रैफिक की तो कोई कमी होती नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जब मुनाफा कमाने की बात आती है ना, तो उनका सबसे बड़ा प्रॉफिट उनकी टेक्नोलॉजी या कोर बिजनेस से नहीं आ रहा होता, बल्कि उनके काउंटर के पीछे रखे म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड इन्वेस्टमेंट से आ रहा होता है। ये सुनने में काफी अजीब लगता है ना? सही कहा, थोड़ा अजीब तो लगता ही है। हाँ, क्योंकि ये आमतौर पर हम यही सोचते हैं कि एक टेक कंपनी अपनी ऐप या अपनी डिजिटल सर्विसेज से पैसा बनाती है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसी ही कंपनी यानी जस्ट डायल के बारे में बात करने वाले हैं। राइट, और आज हम उनके Q1 FY27 यानी जो 30 जून 2026 को क्वार्टर खत्म हुआ है, उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को काफी डिटेल में देखेंगे। और सिर्फ नंबर्स नहीं, बल्कि उनके टॉप मैनेजमेंट में हाल ही में जो बड़े बदलाव हुए हैं और कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। मैं सोच रही थी कि इस चर्चा के लिए हमारे सोर्सेस क्या होंगे। देखो, ये विश्लेषण हवा में तो होगा नहीं। हमने जस्ट डायल के ऑफिशियल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रीसेंट अनाउंसमेंट्स और स्क्रीनर प्लेटफॉर्म पर मौजूद पिछले 10 साल के फाइनेंशियल डेटा का पूरा इस्तेमाल किया है। पीयर कंपैरिजन डेटा भी देखा है। अच्छा। हाँ, तो इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इन टॉप लाइन प्रॉफिट नंबर्स को पढ़ना नहीं है। हमारा मिशन उन फैक्टर्स की गहराई में जाना है जो असल में जस्ट डायल की प्रॉफिट ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। राइट। और इसके अलावा उनके पास जो 6,000 करोड़ रुपए का मैसिव कैश पोर्टफोलियो है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, ये भी समझेंगे। बिल्कुल। साथ ही मुंबई और बेंगलुरु के बीच उनके ऑपरेशंस का जो बंटवारा है वो कैसे काम करता है, और सबसे ज़रूरी बात कि नए सीईओ और सीएफओ की एंट्री कंपनी की दिशा को आने वाले समय में कैसे बदलेगी। इन सब पहलुओं को हम बारीकी से समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं उन नए आंकड़ों से जो हाल ही में सामने आए हैं। अगर कोई सिर्फ मोटी मोटी हेडलाइंस पढ़े ना, तो सब कुछ काफी सकारात्मक लगता है। हाँ, हेडलाइन नंबर्स तो अच्छे ही दिखते हैं। वही ना, कंपनी ने Q1 FY27 में लगभग 327.5 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा है। राइट। और साथ ही इनका नेट प्रॉफिट 166.2 करोड़ रुपए रहा है, जिसमें करीब 4% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखी है। तो जब रेवेन्यू बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो फिर चिंता की बात कहाँ से आती है? मतलब असली तस्वीर इन आंकड़ों के पीछे कहाँ छुपी है? असल में तस्वीर मुनाफे के मार्जिन और उस मुनाफे के स्रोत में छुपी है। जब कोई बिजनेस चलाया जाता है तो सबसे बड़ा फोकस ऑपरेटिंग ईबिटा मार्जिन पर होता है, यानी कोर ऑपरेशंस का मुनाफा। बिल्कुल। सरल शब्दों में कहें तो जो कोर बिजनेस चलाने में खर्च किया, उसके बाद बचा हुआ मुनाफा। जस्ट डायल का ऑपरेटिंग ईबिटा मार्जिन पिछले साल 29% था। अच्छा। जो इस क्वार्टर में गिरकर 26.7% पर आ गया है। वेट, यहाँ तो लगभग 2.32% की गिरावट आई है। सुनने में ये बहुत छोटा नंबर लग सकता है, पर जब हम हजारों करोड़ के रेवेन्यू की बात करते हैं, तो ये छोटा सा मार्जिन भी काफी बड़ा असर डालता है ना? हाँ, एक बड़ी दीवार खड़ी कर देता है मुनाफा और नुकसान के बीच। तो मैं सोच रही थी कि इस गिरावट का मुख्य कारण क्या है? क्या उनके खर्चे अचानक से बढ़ गए? सबसे बड़ा कारण है इनके कर्मचारियों पर होने वाला खर्च, यानी एम्प्लॉय एक्सपेंसेस। ओह। आज की स्थिति ये है कि जस्ट डायल के एम्प्लॉय कॉस्ट्स उनके टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू का 61% हिस्सा बन चुके हैं। 61%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, एक वक्त पर ये 58 या 60% के आसपास हुआ करता था। जब आपके रेवेन्यू का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ सैलरी बांटने में चला जाए, तो मार्जिन्स पर दबाव आना लाजमी है। कोर ऑपरेशन से पैसा निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक मिनट, मैं इस बात पर थोड़ा उलझ गई हूँ। अगर उनका मार्जिन गिर रहा है और उनके कोर ऑपरेशन से आने वाला प्रॉफिट दबाव में है, तो फिर उनका टोटल नेट प्रॉफिट 166 करोड़ रुपए तक कैसे पहुंच गया? प्रॉफिट तो पिछले साल से ज्यादा ही दिख रहा है ना? यही तो इस पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। प्रॉफिट को सहारा देने में सबसे बड़ा हाथ उनके कोर बिजनेस या टेक प्लेटफॉर्म का नहीं है। तो फिर किसका है? अदर इनकम का। इस क्वार्टर में जस्ट डायल की अदर इनकम 131.5 करोड़ रुपए रही। विट क्या? हाँ, जरा सोचिए, टोटल प्रॉफिट है 166 करोड़ रुपए और उसमें से 131 करोड़ तो सिर्फ बाहरी आमदनी से आ रहा है। बाप रे, इसका मतलब उनका कोर बिजनेस सिर्फ बाकी बचा हुआ बहुत छोटा सा हिस्सा कमा रहा है। ये तो सच में हैरान करने वाला आंकड़ा है।
ये अदर इनकम आखिर आ कहाँ से नहीं है? एक टेक प्लेटफॉर्म एड्स और लिस्टिंग से कमाता है, तो ये अचानक इतनी बड़ी आमदनी का स्रोत क्या है? ये आमदनी मुख्य रूप से कंपनी के लिक्विड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से आई है, जो कि लगभग 6,022 करोड़ रुपए का है। 6,000 करोड़? इस भारी भरकम कैश को कंपनी ने म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स और अलग-अलग फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो जब मार्केट में बॉन्ड यील्ड्स में बदलाव आता है, तो इन इन्वेस्टमेंट्स पर मार्क टू मार्केट ट्रेजरी गेन्स मिलते हैं। अच्छा, इसे थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। मार्क टू मार्केट का सीधा सा मतलब है कि आज मार्केट में उस इन्वेस्टमेंट की क्या कीमत है। अगर मार्केट अच्छा कर रहा है तो पेपर पर आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है, राइट? सही कहा, पर इसमें एक बड़ा रिस्क है। बॉन्ड यील्ड्स और मार्केट फिक्स तो होते नहीं है, ये हर दिन ऊपर नीचे होते रहते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि आज जो मार्क टू मार्केट गेन 131 करोड़ रुपए दिख रहा है, वो कल को घट भी सकता है। बिल्कुल। इसलिए किसी भी बिजनेस में इस तरह की ट्रेजरी आमदनी को एक स्टेबल या लंबे समय तक चलने वाली सस्टेनेबल आमदनी नहीं माना जाता। सही बात है। एक टेक्नोलॉजी कंपनी को अपनी टेक्नोलॉजी से पैसा कमाना चाहिए, ना कि शेयर मार्केट की उथल-पुथल से। अगर मैं इस स्थिति को एक उदाहरण से समझाऊं, तो ये बिल्कुल वैसी बात लगती है जैसे एक भीड़-भाड़ वाले रेस्टोरेंट की कमाई उसके बेचे गए खाने से कम हो। हाँ, और काउंटर के पीछे जो मालिक ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है, उससे ज्यादा हो रही हो। एकदम वही। एक टेक कंपनी के लिए ये लंबे समय का बिजनेस मॉडल नहीं हो सकता। हालांकि जब मैं उनके यूजर डेटा को देखती हूँ तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखती है। इनके पास इस क्वार्टर में करीब 192 मिलियन यूनिक विजिटर्स हैं। जो कि बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और जिसमें से लगभग 86% ट्रैफिक सिर्फ मोबाइल ऐप से आया है। साथ ही 107 मिलियन रेटिंग्स और रिव्यूज का एक विशाल डेटाबेस इनके पास है। ये सब दिखाता है कि भले ही मुनाफा ट्रेजरी से आ रहा हो, लेकिन उनका कंज्यूमर इकोसिस्टम अभी भी बहुत जिंदा है। हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। 56 मिलियन एक्टिव लिस्टिंग्स और इतना बड़ा ट्रैफिक बेस एक ऐसी खाई बनाता है जिसे क्रॉस करना किसी भी नए कॉम्पिटिटर के लिए बेहद मुश्किल है। डेटा का ये पैमाना उन्हें बड़ा एज देता है। राइट। लेकिन चैलेंजर्स प्लेटफॉर्म को पॉपुलर बनाने में नहीं, बल्कि उस पैमाने को मैनेज करने में आते हैं। और यही हमारी चर्चा के अगले पहलू को जन्म देता है, यानी जस्ट डायल की स्केलेबिलिटी और उनका भौगोलिक ज्योग्राफिक बंटवारा। आइए इस इंटरनल एफिशिएंसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब हमने अभी बात की कि एम्प्लॉय कॉस्ट रेवेन्यू का 61% हो गए हैं, तो दिमाग में सीधा सवाल आता है कि आखिर इनके पास कितने लोग काम कर रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर्स बताऊं? हाँ, मैंने डेटा में देखा था कि इनके पास लगभग 13,337 टोटल एम्प्लॉयज हैं। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि इनमें से लगभग 11,000 लोग सिर्फ सेल्स में हैं। हाँ, जिसमें टेली सेल्स और जमीनी स्तर पर काम करने वाली फीट ऑन स्ट्रीट फोर्स शामिल है। वही ना, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक मोबाइल ऐप को 11,000 सेल्स लोगों की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखो, ये भारत के छोटे और मझोले व्यापारियों की सच्चाई है। एसएमईज का मार्केट ऐसा ही है। जस्ट डायल का प्लेटफॉर्म डिजिटल जरूर है, लेकिन उनके मुख्य क्लाइंट्स कौन हैं? छोटे दुकानदार, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस। बिल्कुल। और इन लोकल बिजनेसेस को अपने बिजनेस को डिजिटल दुनिया में लाने के लिए एक ह्यूमन टच की जरूरत होती है। ये सेल्सफोर्स रोजाना इन लोकल एसएमईज के पास जाती है, उन्हें समझाती है कि डिजिटल लिस्टिंग का क्या फायदा है और उन्हें प्रीमियम पैकेजेस बेचती है। अच्छा, ये एक बहुत ही लेबर इंटेंसिव काम है। अब मैं समझ रही हूँ। यानी एक डिजिटल कंपनी होने के बावजूद उनका कस्टमर एक्विजिशन पूरी तरह से फिजिकल दुनिया पर निर्भर करता है। और इस इतने बड़े ग्राउंड नेटवर्क को मैनेज करने के लिए उन्होंने अपने कॉर्पोरेट ऑपरेशंस को ज्योग्राफिकली बांट रखा है। हाँ, मैंने देखा कि उनका कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, जबकि उनका टेक्नोलॉजी हब बेंगलुरु में है। ये बंटवारा किस तरह से काम करता है? ये बंटवारा एक बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। मुंबई उनका ब्रेन सेंटर है। वहां से वो अपनी ओवरऑल कॉर्पोरेट ग्रोथ स्ट्रैटेजी, फाइनेंस, लीगल मैटर्स और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है। बिल्कुल। मुंबई उन्हें कॉर्पोरेट फाइनेंस और बड़े बिजनेस टाई-अप्स के लिए एक एज देता है। और दूसरी तरफ बेंगलुरु हब का मुख्य काम टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना है। बेंगलुरु इंडिया का टेक कैपिटल है, तो वहां उन्हें बेस्ट इंजीनियरिंग टैलेंट मिलता है। राइट। वहां बैठी टीम प्लेटफॉर्म को मॉडर्न बनाने, मोबाइल फर्स्ट ऐप्स डेवलप करने और नए एआई बेस्ड सर्च फीचर्स को लागू करने पर पूरा ध्यान देती है। लेकिन इसमें मुझे एक विरोधाभास नजर आता है।
अक्सर हम देखते हैं कि स्टार्टअप्स और बड़ी टेक कंपनीज एक ही छत के नीचे अपनी टेक और मैनेजमेंट टीम को रखती हैं ताकि कम्युनिकेशन फास्ट हो। हाँ, एजिलिटी के लिए। भाई, जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट बेंगलुरु में हो रहा हो और उस प्रोडक्ट को बेचने की रणनीति मुंबई में बन रही हो, तो क्या ये ज्योग्राफिकल सेपरेशन जस्ट डायल की डिसीजन मेकिंग को धीमा नहीं करता? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है और ये असल में एक टू एज सॉर्ड है। जब टेक टीम और मैनेजमेंट अलग-अलग शहरों में होते हैं तो कई बार प्रोडक्ट डेवलपमेंट और ग्राउंड सेल्स से मिलने वाले फीडबैक के बीच थोड़ा लैग यानी देरी आ सकती है। हाँ, वही मैं सोच रही थी। लेकिन जब आप 56 मिलियन से ज्यादा एक्टिव लिस्टिंग्स और 11,000 सेल्स लोगों का नेटवर्क चला रहे हो ना, तो आपको दोनों शहरों की खूबियों की जरूरत पड़ती है। उन्हें मुंबई का फाइनेंशियल एक्यूमेन भी चाहिए और बेंगलुरु की इंजीनियरिंग ताकत भी। ये डिवीजन एक नेसेसिटी बन चुका है इस पैमाने को संभालने के लिए। काफी दिलचस्प है। आइए अब इस चर्चा को उस दिशा में ले चलते हैं जो हर इन्वेस्टर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। वो हाथी जो कमरे के बीचों बीच बैठा है, यानी उनका 6,000 करोड़ रुपए का कैश रिजर्व। बिल्कुल। ऑपरेशंस और टेक इकोसिस्टम अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब हम पिछले 10 साल की फाइनेंशियल हेल्थ को गौर से देखते हैं तो एक अजीब सा माहौल नजर आता है। कंपनी पैसे बना रही है, लगभग डेट फ्री है, इन पर कोई बड़ा कर्ज भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनके रिटेल शेयर होल्डर्स बिल्कुल खुश नहीं है। और उस निराशा की सबसे बड़ी वजह है कैपिटल एलोकेशन, यानी कंपनी अपने कैश का इस्तेमाल कैसे कर रही है। अच्छा। पिछले 10 सालों में जस्ट डायल की प्रॉफिट CAGR 22% रही है, यानी मुनाफे की ग्रोथ दर बेहतरीन रही है, लेकिन उनकी सेल्स CAGR सिर्फ 6% रही है। ओह, सिर्फ 6%? हाँ, इसका मतलब है कि उनका कोर बिजनेस उतनी तेजी से बड़ा नहीं हो रहा जितनी तेजी से उनका ट्रेजरी पोर्टफोलियो मुनाफा दे रहा है, और उनका स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के लगभग 0.94 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है। और इसी के साथ जुड़ी है एक ऐसी बात जो इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा चुभती है। उनका डिविडेंड पे आउट बिल्कुल शून्य है, 0%। वही तो। अगर किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट या म्यूचुअल फंड्स में 6,022 करोड़ रुपए का कैश पड़ा है, तो उस कैश का कुछ तो होना चाहिए ना। या तो उस पैसे को अग्रेसिव तरीके से नई टेक्नोलॉजी या मार्केटिंग में लगाया जाए, या फिर अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के रूप में वापस लौटा दिया जाए। बिल्कुल। ये कैश इकट्ठा करके बैठने की आदत रिटेल इन्वेस्टर्स को इतना क्यों परेशान कर रही है? इस परेशानी को ना रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE के जरिए बेहतर समझा जा सकता है। एक आम इन्वेस्टर इक्विटी मार्केट में अपना पैसा इसलिए लगाता है ताकि उसे बैंक की FD या महंगाई दर से बेहतर रिटर्न मिल सके। सही बात है। लेकिन जस्ट डायल का पिछले 3 सालों का ROE बेहद निराशाजनक रहा है, सिर्फ 7.07%। बाप रे, सिर्फ 7%? हाँ, ROE का मतलब है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स से जो पैसा लिया उस पे वो कितना वापस कमा के दे रही है। जब एक बड़ी कंपनी सिर्फ 7% का रिटर्न दे और 6,000 करोड़ रुपए दबाकर बैठी हो बिना एक भी रुपया डिविडेंड दिए, तो इन्वेस्टर्स को यही लगता है कि उनका पैसा ऐसी जगह फंसा है जहां से उन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा। और बात सिर्फ कैश रिजर्व्स की नहीं है। जब मैंने उनका वर्किंग कैपिटल साइकिल देखा तो वो एक और बड़ा रेड फ्लैग दिखाता है। स्क्रीनर डेटा के अनुसार इनके वर्किंग कैपिटल डेज 379 से बढ़कर 1,515 दिन तक पहुंच गए हैं। हाँ, ये एक बहुत अलार्मिंग नंबर है। 1,515 दिन। आइए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सरल बनाते हैं। मान लीजिए एक दुकानदार ने अपना सारा सामान बेच दिया, लेकिन उसके ग्राहकों ने उसे पैसे नहीं दिए और वो पैसे आने में 4 साल से ज्यादा का वक्त लग रहा है। क्या इन वर्किंग कैपिटल डेज का यही मतलब है कि उनका पैसा डेली बिजनेस ऑपरेशंस में इतनी बुरी तरह फंसा है? आपका उदाहरण वर्किंग कैपिटल के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाता है, लेकिन जस्ट डायल के केस में इसकी वजह थोड़ी अलग है। अच्छा, तो क्या वजह है? यहाँ डेली ऑपरेशंस में ग्राहकों से पैसा नहीं फंसा है, बल्कि ये दिखाता है कि कंपनी का टोटल कैपिटल ऐसे एसेट्स में लॉक्ड है जो रोजाना के बिजनेस ऑपरेशंस को एक्टिवली ड्राइव नहीं कर रहे। समझ गए, वो ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट्स। एकदम सही। जब एक कंपनी के पास इतना बड़ा लिक्विड पोर्टफोलियो होता है और कोर बिजनेस ऑपरेशंस उसके सामने छोटे पड़ जाते हैं, तो अकाउंटिंग मैट्रिक्स में वर्किंग कैपिटल डेज बहुत इन्फ्लेट हो जाते हैं। ये इस बात का सबूत है कि उनका कैपिटल एलोकेशन बेहद इनएफिशिएंट है। पैसा डेली धंधे में घूमने की बजाय पेपर एसेट्स में जम गया है। और इस इनएफिशिएंसी का असर हम मार्केट वैल्यूएशन पर भी साफ देख सकते हैं। अगर हम इनके पीयर्स यानी प्राइमरी इंडस्ट्री कंपेटिटर से तुलना करें तो पिक्चर और क्लियर होती है। राइट, वैल्यूएशंस काफी अलग हैं। हाँ, इन्फो एज जो Naukri.com और 99 एकर्स चलाती है,
लगभग 54.85 के पीई रेशियो पर ट्रेड कर रही है। इंडिया मार्ट 24.38 पीई पर है, लेकिन जस्ट डायल सिर्फ 9.21 की पीई पर अटका हुआ है। बिल्कुल। पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, मतलब इन्फोएज के 1 रुपए के मुनाफे के लिए मार्केट 54 रुपए देने को तैयार है, लेकिन जस्ट डायल के 1 रुपए के मुनाफे के लिए सिर्फ 9 रुपए। मार्केट उन्हें उतनी वैल्यू क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि देखो, मार्केट हमेशा आगे का सोचता है। इन्फोएज और इंडिया मार्ट ने अपने प्लेटफॉर्म्स को सक्सेसफुली एक ऐसी जगह बना दिया है जहां एक्चुअल ट्रांजैक्शंस होते हैं। उन्होंने अपने पैसे को सही जगह लगाया है। और जस्ट डायल ने नहीं लगाया? वही तो, जस्ट डायल का लो पीई इस बात की गवाही देता है कि मार्केट उनकी फ्यूचर ग्रोथ को लेकर और इस 6000 करोड़ रुपए के कैपिटल एलोकेशन को लेकर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है। इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये कंपनी पुराने मॉडल पर चल रही है और कैश का सही इस्तेमाल नहीं कर रही। अब यहाँ से सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस पूरी स्थिति को ठीक कैसे किया जाए। जब ऑपरेशंस, कैपिटल एलोकेशन और मार्केट परसेप्शन तीनों में इतने बड़े बदलाव की सख्त जरूरत हो, तो बिना एक मजबूत लीडरशिप के ये संभव नहीं है। सही कहा, लीडरशिप चेंज बहुत जरूरी था। और शायद यही वजह है कि जस्ट डायल के टॉप लेवल मैनेजमेंट में अब एक ऐतिहासिक बदलाव हो रहा है। और ये बदलाव सच में ऐतिहासिक है। वीएसएस मनी, जो जस्ट डायल के फाउंडर हैं और जिन्होंने पिछले 37 सालों से इस कंपनी को अकेले स्टीयर किया है, उनका टर्म 31 जुलाई 2026 को पूरा हो रहा है। 37 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है किसी एक शख्सियत का एक कंपनी पर प्रभाव होना। उनका हटना सच में एक नए युग की शुरुआत है। बिल्कुल। किसी भी एस्टैब्लिश कंपनी के लिए अपने फाउंडर सीईओ को विदा करना एक डिफाइनिंग मोमेंट होता है, जिसमें बहुत रिस्क भी होता है और नए अवसर भी होते हैं। तो इस सिंकिंग शिप को, या कहूं तो इस फंसी हुई कंपनी को निकालने के लिए नए कैप्टन कौन है? नए सीईओ के रूप में दिनकर आइलवारापू को लाया गया है। वो 1 अगस्त 2026 से ऑफिशियली चार्ज लेंगे। अगर हम दिनकर के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो वो बहुत इंप्रेसिव है। मैंने पढ़ा था उन्होंने फ्लिपकार्ट होलसेल में काम किया है। हाँ, उन्होंने फ्लिपकार्ट होलसेल को लीड किया है और बेन एंड कंपनी में लगभग 15 साल गुजारे हैं। उनका मुख्य अनुभव लार्ज स्केल एंटरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन और B2B कॉमर्स में रहा है। अच्छा। उन्हें एक पुराने लेगेसी बिजनेस को एक डिजिटल फर्स्ट और कस्टमर सेंट्रिक प्लेटफॉर्म में बदलने का माहिर माना जाता है। और बदलाव सिर्फ सीईओ के पद पर नहीं है। एक और महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हुआ है जो उनके इस फंसते हुए कैपिटल एलोकेशन को सुलझाने के लिए लाया गया लगता है। आप सीएफओ की बात कर रही हैं ना? हाँ, दिनेश तलूजा को 11 जुलाई 2026 से नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया गया है। दिनेश इससे पहले रिलायंस रिटेल के सीएफओ रह चुके हैं और वो मैकिन्जी के एलमनाई भी हैं। राइट। उनके पास मैसिव स्केल पर फाइनेंस हैंडल करने का तगड़ा अनुभव है। तो आइए इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं। दिनकर की ई-कॉमर्स और B2B बैकग्राउंड, जहां सप्लाई चेन और एक्चुअल ट्रांजैक्शन होते हैं, और दूसरी तरफ दिनेश का रिलायंस रिटेल जैसा मैसिव पैमाने का फाइनेंशियल एक्सपीरियंस। मुझे लगता है ये साफ इशारा करता है कि जस्ट डायल अब सिर्फ एक सर्च इंजन बनकर नहीं रहना चाहता। बिल्कुल, उन्हें इवॉल्व होना पड़ेगा। एक जमाना था जब लोग उनके प्लेटफॉर्म पर आकर किसी प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन का नंबर निकालते थे और फिर ऑफलाइन जाकर डील करते थे। उसमें जस्ट डायल को ट्रांजैक्शन का कोई कट नहीं मिलता था। सही बात है। क्या इन दोनों का आना इस बात का संकेत है कि कंपनी अब जेडी मार्ट या जेडी एक्सपर्ट्स के जरिए एक एंड टू एंड ट्रांजैक्शनल प्लेटफॉर्म बनने की तैयारी कर रही है, जिसमें वेंडर ढूंढना, पेमेंट करना और रिव्यू देना सब उन्हीं के ऐप पर हो? आपने बिल्कुल सही दिशा पकड़ी है। जस्ट डायल की सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि उनकी वैल्यू तब खत्म हो जाती थी जैसे ही यूजर को फोन नंबर मिल जाता था। हाँ। इस नई जोड़ी यानी दिनकर और दिनेश के पास सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि इस लेगेसी सर्च बिजनेस को पूरी तरह से एक ट्रांजैक्शन हैंडल करने वाले इकोसिस्टम में बदला जाए। राइट। जब ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म पर होगा तभी कंपनी को हर डील पर कमीशन मिल सकेगा, जैसा कि इंडिया मार्ट या दूसरे मॉडर्न B2B प्लेटफॉर्म्स करते हैं। लेकिन ये करना उतना आसान तो नहीं होगा। इसके लिए उन्हें अपने इंटरनल ऑपरेशंस को पूरी तरह से कसना होगा। जो एम्प्लॉय कॉस्ट 61% तक पहुंच गए हैं, उसमें लगाम लगानी होगी, है ना? नई लीडरशिप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन का बेहतर इस्तेमाल करके ऑपरेशनल डिसिप्लिन लाना होगा। वो जो 11,000 सेल्स वाले लोग जमीन पर हैं। हाँ, उनके एफिशिएंसी बढ़ानी होगी ताकि हर एक कर्मचारी ज्यादा रेवेन्यू ला सके। और सबसे बड़ा कदम उठाना होगा नए सीएफओ दिनेश तलूजा को। उन्हें उस 6022 करोड़ रुपए के कैश रिजर्व को एग्रेसिवली डिप्लॉय करना होगा। यानी उस कैश को ट्रेजरी और बॉन्ड से निकालकर
ऐसी जगह लगाना होगा जहां से वो आरओई को उस 7% से ऊपर ले जा सके। ये कैसे किया जा सकता है? देखो, इसके दो मुख्य रास्ते हो सकते हैं। या तो वो इस पैसे से दूसरी छोटी टेक कंपनीज को खरीदें, जिसे हम वैल्यू एक्रेटिव एक्विजिशंस कहते हैं। अच्छा, इससे उन्हें नई टेक्नोलॉजी और यूजर बेस मिलेगा। बिल्कुल। या फिर वो स्टॉक बायबैक और डिविडेंड के जरिए वो कैश सीधा शेयर होल्डर्स को वापस लौटा दें। जब कैश बैलेंस शीट से कम होगा तो रिटर्न ऑन इक्विटी अपने आप बेहतर नजर आने लगेगा। और इससे इन्वेस्टर्स का भरोसा भी जीता जा सकेगा। हाँ, साथ ही मुंबई के कॉरपोरेट और बैंगलोर के टेक हब के बीच जो कम्युनिकेशन लैग होता है, उसे ठीक करके फास्ट पेस्ड ई कॉमर्स स्टाइल डिसीजन मेकिंग लानी होगी उन्हें। आइए आज की इस गहरी चर्चा को समेटते हैं और इसका सार निकालते हैं। जो लोग आज जस्ट डायल की इस कहानी को सुन रहे हैं, उनके लिए इस केस स्टडी से काफी कुछ सीखने को मिलता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमने देखा कि Q1 FY27 के नए आंकड़ों में जस्ट डायल की प्रॉफिट ग्रोथ असल में उनके कोर ऑपरेशन से नहीं, बल्कि अदर इनकम और मार्क टू मार्केट ट्रेजरी गेन से आ रही थी। एक ऐसा स्रोत जो कल को बदल भी सकता है। साथ ही हमने इस बात की भी गहराई से जांच की कि कैसे एक कंपनी 11,000 सेल्स कर्मचारियों के ग्राउंड नेटवर्क और बैंगलोर के टेक हब के बीच सामंजस्य बैठाती है, ताकि भारत के छोटे व्यापारियों को डिजिटल दुनिया में लाया जा सके। और हमने उस सबसे बड़े विरोधाभास पर चर्चा की जहां एक लगभग डेट फ्री कंपनी जिसके पास 6,000 करोड़ का नकद पड़ा है, वो अपने रिटेल शेयर होल्डर्स को बेहद कम आरओई और 0 डिविडेंड पर निराश कर रही है, जिसकी वजह से मार्केट उन्हें 9.21 के बेहद कम पी रेशियो पर आंक रहा है। सही बात है। लेकिन 37 साल बाद फाउंडर VS मानी का जाना और दिनकर और दिनेश का आना एक नई उम्मीद जगाता है कि शायद अब ये कंपनी सिर्फ एक डायरेक्टरी या सर्च इंजन न रहकर आने वाले कल का एक पूरा ट्रांजैक्शनल प्लेटफॉर्म बन पाएगी। इस चर्चा से किसी भी निवेशक या मार्केट वॉचर को एक बड़ी सीख मिलती है। वो क्या? यही कि जब भी आप किसी मैच्योर कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो सिर्फ हेडलाइन में छपे हुए प्रॉफिट नंबर को देखकर खुश ना हो जाएं। बिल्कुल। एक समझदार व्यक्ति को उस प्रॉफिट की जड़ तक जाना आना चाहिए, कैपिटल एलोकेशन की हिस्ट्री देखनी चाहिए और वर्किंग कैपिटल साइकिल के छिपे हुए जोखिम को पढ़ना आना चाहिए। इस गहरी चर्चा को हम आज एक सवाल के साथ यहाँ खत्म करेंगे और सुनने वालों से मेरी गुजारिश है कि इसे अपने दिमाग में जरूर घूमने दीजिए। हाँ, अगर कोई एस्टैब्लिश टेक्नोलॉजी कंपनी जिसके पास इतना बड़ा यूजर बेस हो, वो अपने कोर बिजनेस इनोवेशन और टेक ऑपरेशन से ज्यादा पैसा अपने काउंटर के पीछे रखे लिक्विड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से कमा रही हो, तो क्या वो असल में एक टेक कंपनी रह गई है या एक आम म्यूचुअल फंड बन चुकी है जिसने मार्केट में एक डिजिटल सर्च इंजन का नकाब पहना हुआ है? एक बार इस पर जरूर सोचिए।